Good morning, everyone. We'll discuss about today. We'll discuss about biodiversity and conservation. This is Dr. Shivaji Chaudhary, assistant professor from Department of Environmental Science, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम जो है जैव विविधता और उसके संरक्षण के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर शिवाजी चौधरी, सहायक प्राध्यापक पर्यावरण विभाग से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय से। जैव विविधता के बारे में बात करेंगे। जैव विविधता क्या है? एक्चुअली जो है जैव विविधता वह है जो कि आपके दो शब्दों से, अगर बायोडाइवर्सिटी कम्स बेसिकली फ्रॉम टू वर्ड्स, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन बी प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स एंड एसेट्रा। And diversity, it's diversity. So basically we are dealing with a contraction of term biological diversity. Now, as far as definitions are concerned, the FAO, or Food and Agriculture Organization, provides the definition as the variability that exists among the living organisms within the species and between the species, and in the space where they are living in. So that is the definition of Food and Agriculture Organization. The World Health Organization defined biodiversity as variability among all living health, organisms from all sources. So biodiversity is defined as variability of all living organisms, as I have told you. Biodiversity is commonly used to replace the term species diversity and species richness. So species diversity and species richness are well established terms, and they are used interchangeably in definitions of biodiversity. So when we are precisely talking about biodiversity, we are also talking about species richness and species diversity. Now, biological diversity, most of the biologists define biodiversity as totality of genes, species, and ecosystems from which they are part of. So, biological diversity is basically all the diversity which is there. Now, परिभाषा की बात करें, जो है परिभाषा जो है, आप जैव विविधता का परिभाषा जो है, मैंने पहले भी बताया कि जैव और विविधता के शब्द से आया। जैव जो है जीवित प्राणियों का वर्गीकरण कर लें तो पादप, पशु और जो है आपके सूक्ष्म जीव आते हैं, राइट। अगर परिभाषा और अन्य लोगों के द्वारा जो है परिभाषित भी किए गए हैं। विश्व खाद्य संस्था जो है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने 2019 में जो है परिभाषा दी है कि जैव विविधता जो है प्रजातियों के अंदर और प्रजातियों के बाहर जो विविधता है, दोनों एक ही प्रजाति के अंदर और बाहर जो विविधता दिखती है और जिस पारिस्थितिक तंत्र में वह रहते हैं, वह जैव विविधता का पार्ट कहलाता है या जैव विविधता का अंश कहलाता है। जैव विविधता जो है, आप और भी परिभाषाएं हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है ये परिभाषा दी है कि जैव विविधता जितने भी प्राणियों की विविधता है, जितने भी सोर्स से आ जाए, जितने भी स्रोत से आ जाए, वह सारी विविधता जो जीवित प्राणियों की विविधता है, वह जैव विविधता कहलाती है। ना बायोडाइवर्सिटी जो है, ये जो परिभाषा, ये जैव विविधता शब्द जो है, इसका पर्याय जो है कई बार जो है प्रजातीय विविधता और प्रजातीय सघनता के बारे में जो बात होती है, उसको भी रिप्लेस करने के लिए कभी कभी हम इस शब्द का उपयोग करते हैं। और इस शब्द का जो है जैव विविधता का उपयोग जो है बहुत जो है आम है। और बायोडाइवर्सिटी जो है बेसिकली जैव विविधता का शब्द जो है, हम जो है हर एक पारिस्थितिक तंत्र में जो है कितने जितने तरह के जीन्स हो सकते हैं, जितने तरह की प्रजातियां हो सकती हैं, जितने तरह की पारिस्थितिक तंत्र हो सकती हैं, उन सारे के बारे में बात करें तो ये जो है जीव विज्ञान के विज्ञानी जो है बात करते हैं, चाहे जूलॉजी के या बॉटनी के सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, तो वह जो है इस तरह की परिभाषा देते हैं। ना जैव विविधता जो है आपका, जैव विविधता जो है आपके अनुवांशिक विविधता भी कहलाती है, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। नाउ जेनेटिक डाइवर्सिटी इज टोटलिटी ऑफ जीन्स विच मेक अप इट्स कैरेक्टर। तो genes basically, all of you know, they are present in our body cells, and each organisms, they are made up of basically the genes are the master molecules of a organism, right? So it is the total genetic characteristics or genetic makeup that makes up a species, and it differs from species to species, right? हमारे
जो है अनुवांशिक विविधता के बारे में बात कर ले तो अनुवांशिक विविधता जो है हर हर प्राणी जो है अनुवांशिकी से बना हुआ है। आप जानते हैं कि हर प्राणी में जो है एक अनुवांशिक मटेरियल जो हमारे शरीर में पाया जाता है, दैट इज डीएनए। ये जो है हमारे अनुवांशिकी के लिए जिम्मेदार होता है और हर प्रजाति की अनुवांशिकता जो है अलग अलग होती है। तो ये जीनेटिक डाइवर्सिटी या अनुवांशिक विविधता के बारे में बात है। नाउ स्पीशीज डाइवर्सिटी या प्रजाति विविधता जो है वह विविधता है जो कि आपके एक समुदाय विशेष को जो है प्रदर्शित करता है। प्रजाति विविधता जो है अलग अलग प्रजाति अगर मिलती हैं तो ये जो है एक समुदाय बनाता है, यानी एक ही तरह का प्रजाति होगा तो उसको आबादी कहेंगे। और स्पीशीज डाइवर्सिटी बेसिकली मीन्स अबाउट it talks about the particular group of species which is living in a particular area. When different species they are living in a particular area, they are part of called larger part of a community, right? Assemblage of single species is called a population, and multiple species, if they are there in the ecosystem, they are called as community. Taxonomic diversity, yani taxonomic diversity is the diversity which is there in terms of the group of organisms which are there, the shared characters. Based on the common shared characters, they are group of living organisms. There are different groups of living organisms, and they are divided into different taxa. For example, if you want to classify a plant will have different characteristics, animal will have different characteristics. Similarly, if you talk about spiders, insects, they will have different characteristics. If you talk about algae, they will have different characteristics. Based on these shared characteristics, they are called as taxonomic diversity. Now आपकी जो है नामकरण नामावली विविधता जो है ये जो है वर्गीकरण के आधार पे किया गया है। जीवित प्राणियों को कई तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, जिस तरह जो है आप मान सकते हैं कि पादप, पशु, पक्षी जो है इनके अलग अलग चारित्रिक विशेषताएं होती हैं और उनको अलग अलग समूह के रूप में अध्ययन किया जाता है। अगर आप बात कर लेंगे कि आप जो है आप इंसेक्ट्स की बात कर लेंगे या प्लांट्स एनिमल्स की बात कर लेंगे, पौधे पशुओं की बात कर लेंगे, तो उनके जो है आपके चारित्रिक विशेषता अलग हैं। इसी तरह जो है इंसेक्ट्स यानी कीटों की प्रजातियों की विविधता अलग होगी, शैवाल की प्रजाति की विविधता अलग होगी। तो उनके जो गुण धर्म है उसके आधार पे अगर वर्गीकृत करें तो उसको टैक्सा कहते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी, यानी नामावली विविधता जो है ये भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी deals with the variation of ecosystem within a geographical location, right? So there are different types of ecosystem within a geographical locality, right? You can think about India as a larger ecosystem where you can have different types of ecosystem which are there, like we have desert, we have mountains, we have wetlands, right? So different type of geographical location have different ecosystem. So इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र विविधता जो है बहुत तरह का विविधता, कई तरह की विविधता को लाती है। पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार जो है जीवित प्राणी अपने को ढालते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो है, अगर आप भारत जैसे राष्ट्र को ही एक बड़ा एक तंत्र के रूप में देखें तो इसमें जो है कई तरह के पारिस्थितिक तंत्र आ सकते हैं, चाहे वो मरुस्थलीय हो, चाहे वो समुद्री हो, चाहे वो आपके जो है पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र हो। तो अलग अलग तरह के लोकेशंस, अलग अलग तरह के जो जोग्राफिकल लोकेशंस हैं उनकी वजह से जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है विविधता को जन्म देती है। नाउ जेनेटिक डाइवर्सिटी या जो है आप अनुवांशिक विविधता के बारे में बात करें। अनुवांशिक विविधता जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है आपके डीएनए जो है एक मास्टर मॉलिक्यूल है। डीएनए जो है आपके हर प्राणी के कोशिका में मौजूद है। आप इसमें देखिए, उदाहरण के लिए न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर जो है आपके क्रोमोजोम पाए जाते हैं। क्रोमोजोम जो है धागे की तरह होते हैं और धागे में लपेटे हुए ये जो डीएनए मास्टर मॉलिक्यूल हैं, जिसमें एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन नाम के बेसिस हैं, और ये जो है फॉस्फेट शुगर से बना हुआ है, तो फॉस्फेट शुगर से इंटरलिंक्ड है। तो ये जो है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है आपके हर प्राणी के सेल्स में या कोशिका में मौजूद है। तो जीन्स जो है हमारे हर प्राणी में मौजूद हैं।
इसी तरह से अगर आप बात कर लें कि जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, जीन्स की वजह से डाइवर्सिटी जो है किस तरह वह प्रभावित होती है, तो चारित्रिक विशेषताएं दो तरह के मूल रूप से प्रभावित होती है, अनुवांशिक और जो है आपको जो है जो है आपकी शारीरिक, जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है दोनों ही प्रभावित होती हैं। यानी उदाहरण के तौर पे अगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखें हम, जो है इसमें उन्होंने जो है मटर के अलग अलग प्लांट की प्रजातियों को ब्रीड कराया, जो कि कुछ जो लंबे और छोटे प्रजातियों को जो है मिश्रण कराया, तो उन्होंने पाया कि जो है अगले जनरेशन में, अगले पीढ़ी में जो ये पाया कि ज़्यादातर जो है लंबे प्रजाति के पौधे पाए गए, है ना। एक ही जो है छोटे प्रजाति का पौधा पाया गया, वो जो है आपका जीनोटाइप की वजह से है। और जो लंबे और छोटे होने की जो परिभाषा है, वो आपको फिनोटाइप प्रदर्शित करता है, राइट। तो जीनोटाइप जो है हमको आँख से दिखता नहीं है, लेकिन फिनोटाइप तो दिखता है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं आपके लंबे या छोटे हो रहे हैं, तो वो हमको दिख रहे हैं, राइट। और जो है जीन्स जो है एनवायरनमेंट से प्रभावित डायरेक्ट नहीं होते हैं। आप अगर देख लें तो जीन्स जो है हमारे अंदर सेल्स के अंदर मौजूद हैं और ये प्रभावित नहीं होते हैं। और जो है आपके फिनोटाइप जो हैं वो पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। यानी आपके जो है, मान लो अगर आपके स्किन की कलर है, तो वो इट में बी डार्क और फेयर और वट एवर इट इज़ बेस्ड ऑन सनलाइट एक्सपोजर, राइट। तो जहाँ पे सनलाइट कम पड़ेगी वहाँ आपकी स्किन जो है फेयर होने की चांसेस हैं, जहाँ अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है वहाँ के लोग डार्क होते हैं। तो इस तरह जो एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। जो है जीनोटाइप जो है ये निर्धारित करता है कि कौन से कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, और जो है फिनोटाइप जो है एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर जो है जीनोटाइप के एक्सप्रेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। So talking about genetic diversity, all of you know the DNA makes a master molecule, and DNA is present within the nucleus. Within the nucleus, you see there are threads-like structure which are called as chromosomes, and within these chromosomes, there is thickly coiled DNA which is there, and DNA is made up of adenine, thymine, cytosine, and guanine. They are called as nitrogenous bases, right? So they are present inside the cell nucleus. Now genotype is basically responsible for you can say the characteristics of particular organisms. You can see Mendel's experiment. Mendel performed the experiment with pea plant, and when he crossed the tall pea plant with the short pea plant, he could observe the mostly in the first generation itself the tall plants were produced. So the genes he represented as capital T for the tall plant and small t for the dwarf plant. So based on the genes, the tall plant and dwarf plant were expressed, and you can see the traits which make up the plant, capital T and small t, they are called as genotype, and the expression of that genes was seen in the breeding of that particular plant, in which they produced tall and dwarf plant. So mostly tall were produced and only one dwarf was produced, and they are called as genotype, and the expression is called the phenotype, right. So you can see, basically you cannot see the genotypes which is there inside the cells, but you can see the phenotype of the organisms, right. And genes are not influenced by environment directly, and but the the phenotype, they are influenced by the environment directly, because you can just think about skin color which is there, and skin color usually is dependent upon the sunlight exposures, right. More the sunlight, more the melanin we produce, and the people uh, in the in the in the most sunlight portion, high sunlight portion, they will have darker skin color as compared to the people who get very less sunlight, they will be fair in color. So genotype determines the trait which can be expressed, and phenotypes are the expressed traits. So I hope this is clear. Now the examples, you can see examples of maize which is there, and this corn species, they may have multiple colors, but they are only one species, they are Zea maize, right. So
basically they have all the genes same, but the phenotype is different. So this is the genotypic expression of the maize or the ZMAs. Similarly, you can talk about the dog variety which is there. So all of them, they are scientifically Canis familiaris, the same species. They can interbreed with among themselves, and but then their expression, genes expression is different, and that's why they look different. Say you can have a dog which is German Shepherd, you can have a dog which is a bulldog, right? You can have a dog which is Alsatian, right? All these are dog breeds. हम अगर आनुवांशिक विविधता के उदाहरण के बारे में बात करें, अगर हम सरल रूप से इसको समझने की कोशिश करें, तो सरल रूप से देखिए कि जो है आपका जो है मक्का जो है, मक्का की प्रजाति के जो है कई तरह के ये दिखते हैं, कलर्स दिखते हैं, लेकिन है तो वो सारे ही सारे जो है मक्का की प्रजाति, यानी जीएमएस जो है एक ही प्रजाति है, लेकिन उसके जीन्स के एक्सप्रेशन की वजह से जो है वो काला या आपका पर्पल बैंगनी कलर दिख रहा है, कोई येलो कलर दिख रहा है, कोई ऑरेंज कलर दिख रहा है, तो ये जो है ये अलग अलग रंग इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो उसके जीन्स जो है अलग हैं। सिमिलरली अगर आप कुत्ते की या श्वान की प्रजाति के देखें, तो कुत्तों की प्रजाति जो है वो एक ही प्रजाति है, कैनिस फेमिलियरिस, लेकिन वो दिखते अलग है, चाहे वो जर्मन शेपर्ड हो, डोबरमैन हो, या आपका जो है बुलडॉग हो, एल्सेशियन हो, तो ये सारे एक ही प्रजाति हैं, बट वो दिखते हैं अपने जीन्स की वजह से जो है अलग दिखते हैं, इसीलिए ये इसको जो है ये आनुवांशिक विविधता का एग्जाम्पल उदाहरण है। नाउ स्पीशीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता क्या है? प्रजाति, पहले तो प्रजाति के बारे में बात करें, प्रजाति वह समूह है जो कि अपने में अंतर प्रजनन कर सकता है और अपने अंतर प्रजनन की वजह से वह दूसरे प्रजातियों से भिन्न है, राइट? तो जो है प्रजाति बेसिकली एक इकाई है जिससे कि जो है एक प्रजाति का, उसी प्रजाति का जो है संतान या संतति जन्म देता है, राइट? सो आप देख रहे हैं कि प्रजाति जो है, प्रजाति विविधता यहाँ पे अगर लगा रखी है कि वैज्ञानिक नाम से देखें तो ये पेंगुइन का नाम जो है एप्टिनोडाइटिस फोस्टेरी है, यहाँ पे पेंगुइन का। बाघ का जो है आपका जो है पैंथरा टिग्रिस है ना। ये तितली की जो प्रजाति है डायनिस प्लेक्सिपस है। तो ये जो है जो लास्ट के नाम है तो वो जो है आपकी स्पीशीज को, प्रजाति को प्रदर्शित कर रही है। Species, all of you know, species definition is the species are group of interbreeding organisms, and they are capable of breeding among themselves, and but they are reproductively isolated from other such groups. Means a particular species will breed among themselves, but they will fail to breed with a species that is outside that particular group, right? So species delineates all the organisms which are there. So think about species which are there. I have given the diagram here. You can see penguin is named as Eptinoditis posteri. So posteri is the species name. So similarly, you can think about tiger, which is named as Panthera tigris. So, tigris is the species name. You can think about the beautiful butterfly on the right side, that is Danaus plexippus. The plexippus name signifies the species. Now, example of species diversity, there are different varieties of species found within the ecosystem, right? In the ecosystem, there are different types of species which are living in a particular area, and they are complete the part of the ecosystem which is there. Now, different ecosystem will have different sort of habitat. If you can think about habitat A, B, C, D, I have given here so many different type of insects, and I have represented them as different colors, right? So I have taken this by from BioRender. You can see I have accredited the producer of this map. Now here you can see different type of species which are there, which you can easily delineate with the colors of these species. Now species diversity, you can calculate this. So diversity of particular organisms you can calculate using the mathematical formula which is given there. So I'm not going into too much detail. So diversity is calculated like this here. Now अगर प्रजाति विविधता के बारे में बात करें तो प्रजाति जो है एक पर्टिकुलर पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं, अलग अलग तरह के प्रजातियां हो सकती हैं,
अभी इसमें जो है कीट की अलग अलग प्रजाति हैं। आप देखिए इसमें जो है पर्यावास ए, पर्यावास क, ख, ग, अगर हम नामावली करें, और इसमें जो है कीटों की अलग अलग प्रजाति दे रखी हैं। कोई लाल है, कोई नीला है, और कोई काला भूरा रंग का है। तो ये इसको जो है हमने बायोरेंडर से लिया है, और इसका जो है कैलकुलेशन जो है आप कैलकुलेशन सूत्र नीचे देख सकते हैं कि प्रजाति विविधता का गणना किस तरह से किया जा सकता है। एक प्रजाति की विविधता जो है किस तरह से हम आकलन कर सकते हैं। सो नामावली विज्ञान के जो है हम बात करें तो नामावली क्या है कि एक तरह की चारित्रिक विशेषताओं को जो है हमने जो है प्रजातियों को उसको अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी आधार पे जो है वर्गीकरण विज्ञान काम करता है। वर्गीकरण जो है आपका ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का जो है एक तरीका है, जो कि आप जो है आप उसके इवोल्यूशनरी ट्रेड्स और आपकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या चारित्रिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, ये सब को मिला के जो है हम जो है इनको अध्ययन करते हैं। अगर हम देखें सबसे बड़ा जो है आपका किंगडम या साम्राज्य हो सकता है, फाइलम इससे बड़ा, फाइलम इससे छोटा होगा, क्लास इससे छोटा होगा, ऑर्डर, फैमिली यानी वंश, अगर जीनस जो है आपका, और लास्ट में स्पीशीज का नाम आता है। इस तरह से जो है ऑर्गेनिज्म को वर्गीकृत किया जाता है। सो taxonomical diversity, based on the common shared characters, the organisms are classified, right? If you see the classification itself, it is classified based on its characters, features which are there, and the traits which it shares, right? So basically, if you think about the classification of organisms, you can divide into two kingdoms, plants and animals, like that, and the other phylum next, the lower class is phylum, right? For the animals it may be chordate or non-chordates, right? Class, which class it is coming from, and which order it is, then the lower next order, next is order, then family, then genus, and the species is the lowest distance. So we can think about Homo sapiens. Homo sapiens, we can think about ourselves. We are belonging to animals. We have a backbone. We call that as chordates, right? Backbone or vertebrates. Then next we are coming from the mammalians who feed their babies. You can say mammals, right? And primates. Babies means mammary gland feeding is present in those organisms. And then we are coming from the monkey family or primate family. Mammals with the collarbone and grasping figures. They are characteristics of primates. And then we can walk erect, and which is characteristics of hominids, right? Primates with relative flat faces and three-dimensional vision, and Homo, genus is Homo. We can walk straight, right? And we are Homo sapiens. Last is species name is Homo sapiens. Sapiens is our species name. Excuse me. सो प्रजाति विविधता के बारे में जो है नामावली विविधता के बारे में अगर हम सरल से समझना चाहें तो हम अपना उदाहरण ले सकते हैं। हम जो है पशु साम्राज्य से आते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसलिए हम अपने को कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। हम जो स्तनपाई जीव हैं, इसीलिए मैमल्स यानी मैमल्स की श्रेणी में आते हैं, है ना। हमारे पास जो है फिंगर्स और कॉलर बोन्स हैं, जिससे कि हम किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, जो कि वानरों में होता है, यानी प्राइमेट श्रेणी में आते हैं। और हमारे जो है फ्लैट शक्ल जो है फ्लैट फेसेस वाले हैं, यानी होमोनिड्स फैमिली से आते हैं, और हम सीधे चल सकते हैं, इसीलिए होमो। और लास्ट में जो है हमारा जो प्रजाति का नाम है सेपियंस, होमो सेपियंस। तो इस नामावली विज्ञान को जो है ऊपर दिखने वाले साइंटिस्ट जो हैं कार्लस लिनियस ने दिया था। नाउ एग्जाम्पल जो है आपके स्पीशीज, आपके टेक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी की जो एग्जाम्पल्स है, आप ये देख सकते हैं कि टेक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी में जो है इस तरह के जीव आ सकते हैं, जैसे कि स्नेल्स में जो है इस तरह की वर्गीकरण हो सकता है, एनिमल्स, मोलस्क, गैस्ट्रोपोडा, इस तरह का जो है। लास्ट में जो है इसका नाम जो है पोमाटिया है। तो इस तरह से जो है इवन जो डायनासोर विलुप्त हैं, जो हम मानव का जो है उदाहरण दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग प्रजातियों का उदाहरण या वर्गीकरण इस तरह से हो सकता है, और वर्गीकरण के आधार पे एक दूसरे से भिन्न है, और इसीलिए इसको जो है नामावली विज्ञान में जो है आपको
टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी, अगर ये जो डाइवर्सिटी के अध्ययन करें तो इसको जो है टेक्सोनॉमिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। ना इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी पारिस्थितिक तंत्र की विविधता के बारे में बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र जो है अलग अलग तरह की हो सकती है। अगर बेसिकली हम पारिस्थितिक तंत्र को समझने की कोशिश करें तो पारिस्थितिक तंत्र जो है इसमें जो है जीवित और अजैविक दोनों ही जो है श्रेणी मौजूद होती हैं। जैसे सूरज जो है ये एक मतलब हमारे लिए अजैविक तत्व है, जो वायु लेते हैं अजैविक तत्व है, लेकिन जीवित पानी जो है ये अजैविक तत्व है, ये जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन आपका जो है जीवित प्राणी भी उसके अंश है, जैसे कि आप मेंढक देख लीजिए, मछली देख लीजिए, आपके जो है आपके शंख सीपियाँ वगैरह देख लीजिए, समुद्र पानी में पाए जाने वाले जो है वीड्स जो हैं ये पाए जा सकते हैं। तो ये एक पारिस्थितिक तंत्र दिखलाता है। और पारिस्थितिक तंत्र जो है अलग अलग तरह के हो सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो है भिन्न भिन्न तरह के क्लाइमेट की वजह से जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि सवाना जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे मतलब पेड़ जो है और बुशेस पाए जाते हैं, है ना। जहाँ पे अत्यधिक बारिश बहुत ज़्यादा ही कम होती है वहाँ पे मरुस्थलीय प्रजाति मरुस्थल पाए जाते हैं। और जहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है वहाँ पे आपकी घास भूमि वगैरह पाए जाते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो सकते हैं, है ना। ठंडे प्रदेशों में शीतोष्ण वन हो सकते हैं और समुद्र प्रदेश में मराइन एरिया वगैरह। तो ये तरह के पारिस्थितिक तंत्र जो है अलग अलग तरह के हो सकते हैं। So ecosystem diversity, what we mean about ecosystem is it is a combination of abiotic and biotic parameters. Abiotic parameters you can think about sunlight, you can think about air, you can think about water, you can think about soil which is there, and also the living organisms like frog, fish, snails, and water weeds, tadpoles, flies. All these constitutes the ecosystem, right? Ecosystems can be in turn affected by the climate which is there in particular area, and based on the temperature and rainfall the different type of ecosystems can be present. Like in desert you will have extremely extremely low rainfall. In grassland there will be slightly higher rainfall. In tropical rainfall there will be tropical rainforest, there will be extreme high rainfall which is there, right. In the marine area, in the ocean areas, you will have a different biome, different ecosystems. So ecosystem, there are different ecosystems and biome altogether in based on the climate itself. Now you can think about desert ecosystem. Desert ecosystem is a peculiar ecosystem which have very less rainfall, and because of very less rainfall, very less vegetation, very less animals are present. Only few which are able to adapt, they will survive there. Like you can see cactus, you can see camel. Most of the living organisms they will come out at night. There are some places like oasis. In tundra, you can think it is extremely cold climate, and animals which will survive will have high fats, and they will have burrowing nature, right. And the uh, herbs and shrubs, they will grow only for selected time in particular time of the year, and they will grow for a limited time when the environment is favorable, right. You can think about mosquitoes, or you can think about primula which is growing over there. You can think about polar bear, and you can think about coyotes which are living there, right. सो अगर पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आप देख सकते हैं, दो तरफ मैंने लगाया है। आपकी बाएं तरफ जो है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, जहाँ पे जो है बहुत कम वर्षा होती है, और बहुत कम वर्षा होने की वजह से जो है ऐसे पादप और पशु रहते हैं जो कि बहुत कम पानी में अपना गुजारा कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो है नागफनी हो सकता है, खजूर हो सकता है, राइट। और जो है ऊँट वगैरह जो है ये अपने में शरीर में पानी संजो के रख सकते हैं, और जो है ज़्यादातर यहाँ पे जीव जो है कम परिमात्रा में पाए जाते हैं। और कोई भी जीव अगर निकलता है वो दिन दिन के समय नहीं, रात के समय शिकार पे निकलते हैं। ज़्यादातर जीव इस तरह के रहते हैं वहाँ पे मरुस्थलीय परिस्थिति तंत्र में। अगर टुंड्रा की बात करें, टुंड्रा में जो है साल भर ठंडा रहता है, और साल भर ठंडा रहने की वजह से जो है आपके वहाँ पे सीमित वहाँ पे प्रजातियाँ रहती है। ऐसी प्रजातियाँ रहती है जो कि उनके शरीर में तापक्रम सहन करने की संभावना ज़्यादा हो। जैसे कि आप मान लीजिए पेंगुइन हो सकते हैं, आपके ध्रुवीय भालू हो सकता है, राइट।
आपके कुछ सियार हो सकते हैं। तो ये जो है नीचे जो है आपके कंदराओं में, गुफाओं में रहने पसंद करते हैं और शरीर में इनके काफ़ी मात्रा में वसा मौजूद होती है, जिससे कि ये अपना जीवन यापन प्रतिकूल परिस्थिति में कर सकें। पौधे ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम समय के लिए उगते हैं, जबकि फेवरेबल सीजन होता है, जबकि समय सही होता है तभी ये सब उगते हैं, राइट। आपके जो है प्रिमुला वगैरह आप जो है ये ऐसे प्रजाति हैं जो कि इनकी जड़ें नीचे से मजबूत होती है, और जब बर्फ बर्फ आता है वो ऊपर वाला पोर्शन जो है मर जाता है, अगले सीजन में ये जड़ों के द्वारा फिर अंकुरित होते हैं। तो ये टुंड्रा के कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैव विविधता जो है प्रभावित होता है हमारा अक्षांश और देशांतर से। तो अक्षांश और देशांतर जो है ये हमारा प्रभावित करता है किस तरह जो है जैव विविधता जो है मौजूद होती है। अगर आप देख लें कि जो है पृथ्वी को एक गेंद की तरह समझ लें, तो आप देखेंगे कि दोनों सिरे में जो है ये दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और आपका जो है मध्य में जो है इक्वेटर है, यानी आपका विषुवतीय रेखा है। और इसके ऊपर जो है आपके ये जो ग्रिड्स बने हुए हैं उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, उनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और जैसे जैसे जो है देशांतर की तरफ आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके जो है आपके जैव विविधता कम होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप विषुवतीय रेखा के इर्द गिर्द आते हैं, तो आपका जो है डाइवर्सिटी बढ़ जाता है, राइट। आपका जो है डाइवर्सिटी जो है आपकी जैव विविधता की प्रजातियों की विविधता जो है आपके ठंडे और जो है आपका जो टेम्परेचर और तापक्रम और वृष्टि के ऊपर दोनों ही आधारित होता है। आप जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। जहाँ पे जहाँ पे जो है आपके थोड़े कम ऊंचे प्रदेशों में होती है, वहाँ पे शीतोष्ण वन होते हैं। बहुत ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास जो है आपके पोलर रीजन पे जो है पोलर रीजन के आसपास जो है सब पोलर वेजिटेशंस होते हैं। इसके ऊपर जो है आपके पोलर वेजिटेशंस होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि डाइवर्सिटी जो है आप देशांतर में जितने ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ चले जाएंगे, जैव विविधता कम होती जाएगी। Now this explains the latitudinal gradients. Now you can think about Earth as a ball, and in this ball on the two sides there will be two poles, North Pole and South Pole, and in between there is a equator. If you divide them into imaginary grids, they are called as the latitudes which are there, and based on the latitudes the diversity is affected. It is seen that if you move towards the pole, the biodiversity will gradually decrease, right. If you are coming towards the equator, the diversity will be increasing, the reverse trend exists. You can think about the biome pyramid which is given in here. When the temperature is higher and the precipitation is higher, the diversity is higher. You can think about tropical rainforest which is there, which will have very high temperature and very high rainfall, right. If you go toward the cooler place, they will have lesser temperature and the lesser diversity, and temperate forest exists in that particular area. Then you have the subpolar which is there near the poles, and you have the polar vegetation. So differently diversity is affected by different sort of temperature and precipitation regimes which is there, or temperature or rainfall regime, it is affected by that. Now, biological hotspot. What do you mean by biological hotspot? Biological hotspot is a particular area, in a particular area where there is a high biological diversity and it is threatened by human habitations, right? So, Mayers in 2000 he defined that biodiversity hotspot will have 0.5% or 1500 species of vascular plants and as endemics, and 75 it has lost 75% of its primary vegetation. So there are 36 areas which qualify these definitions, and 60% of the world's flowering plants, birds, mammals, reptiles and amphibians, they live in that particular area. तो जैव विविधता हॉटस्पॉट वह एरिया है जो जिनमें प्रजाति विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इनका नुकसान जो है मानव के द्वारा ज़्यादातर देखा गया है। मेयर्स ने जो है 2000 में एक शोध से प्रकाशित किया कि
बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट वो जगह है जहाँ पे करीबन आधे परसेंट यानी 1500 जो है आपके पादप की प्रजातियां हैं जो कि वहाँ की स्थानिक प्रजाति हैं, और साथ में जो है ये अपने 75% जो है प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान हो चुका हो, ऐसा ऐसा क्षेत्र है। आज के डेट में अगर बात कर लें कि 36 एरिया जो है इस परिभाषा को जो है परिपूर्ण करते हैं विश्व में, ये लाल तरह से यहाँ पे दिखाए गए हैं, और इसमें विश्व के 60% जो है पौधे, स्तनपायी जीव जो है, आपके सरीसृप जो हैं या उभयचर जो है, ये इस एरिया में, इस इन लाल वाले एरिया में पाए जाते हैं। 60% विश्व की जैव विविधता इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट को परिभाषित मेयर्स ने 2000 में इस तरह से किया था। भारत के बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की बात कर ले तो भारत के बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? आपके जो है ईस्टर्न घाट हैं, ईस्टर्न घाट हैं जो कि आपके जो है आपके पेनिनसुलर इंडिया के तरफ, जो है आपके जो पेनिनसुलर इंडिया के हिली क्षेत्र हैं इनके आसपास रहते हैं, और ये जो उष्ण कटिबंधीय जो है पर्णपाती वन जो है उसमें पाए जाते हैं। इसमें भी जैव विविधता कम है। आपके जो है वेस्टर्न घाट जो है आपके वेस्टर्न घाट में जो है ये पाए जाते हैं। ईस्टर्न हिमालय जो है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र भी जो है विश्व का जो है एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। आपका जो है आपका भूटान, आपका जो है नेपाल और भारत के जो अंश जो हैं इसमें आते हैं, और इसमें जो है 163 स्पीशीज जो हैं आपके थ्रेटेंड हैं, आपके ये प्रजाति जो हैं आपके खतरे में हैं। इंडो बर्मा जो है आपके हॉटस्पॉट है, ये भी जो है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। भारत और बर्मा जो है आप जानते हैं कि अपना बॉर्डर साझा करते हैं। सो आसाम से अंडमान और ये सब एरिया जो है, काफ़ी सारे जो हैं आपके एरिया जो है ये जैव विविधता सघन क्षेत्र हैं। संडालैंड जो है आपके, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ता हुआ एरिया है। इसका जो वेजिटेशन या वो जो चारित्रिक विशेषताएं हैं ये इंडोनेशिया, मलेशिया और इनके वन क्षेत्रों से मिलता जुलता है, और ये भी जो है भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो देर आर 4 डिफरेंट हॉटस्पॉट विच आर देयर इन इंडियन रीजन। वेस्टर्न घाट्स विच इज देयर, and it is a chain of hills that run along the peninsular India, and these are mostly moist deciduous forest, and they have high species diversity. And then eastern Himalaya, the eastern Himalayan region will have Bhutan and Nepal and Indian region, and it has 163 of global threatened species. Similarly, we share our border with Burma or Myanmar. So this vegetation is quite this is also very biodiversity rich area. uh, there are 13,500 species found in this area, so it's quite rich, right? And the other part is Sunderland. Sunderland is Andaman and Nicobar Island, which has close similarity in terms of vegetation with Indonesian, Malaysian, and other areas, those Southeast Asian nation. Now, what is the value of biodiversity? Biodiversity value has, you can even think about biodiversity. Biodiversity value has consumptive value. You can consume that biodiversity. Uh, Means you can have that as a food, right? Food, fodder, meat, fruits. They are nothing but you have consumptive value. Then they have productive value, right? They are used to produce, like you can say they can be source of meat, timber, right? Ivory, or some pharmaceutical drugs. They are having a productive value, because based on this they are used to produce something, medicine or something you can think about. So they are used as a productive value. Then biodiversity has a social value, right? So biodiversity has a social value. You can think about uh, plant which are used, like you can basil, people, and those are they are used as a religious purpose. They have a social value. They are people, they are tied to believe with a certain plants or animal species which are living in that particular area. Now there are ethical values. So people also have a principle that you should live and let live. The organisms have equal right, irrespective of their origin. They have equal rights to live. So they have a
ethical value, and each species have been given equal importance. Now, aesthetic value means the appreciation and beauty of nature. This drives ecotourism and other bird watching, other activities which are related to nature tourism, you can say, right? So we have optional value. Optional value means it provides the benefit to the people, and they can have a future value, right? So they can be used as a future source of any material which can be used in future point of time, so they have optional value. नाउ जैव विविधता के वैल्यू के बारे में बात करें तो इसको जो है आप जैव विविधता को जो है आप जो है खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खाने के लिए जो है आपका आप मीट हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, आपका जो आप जड़ी बूटी लाते हैं, ये सारी सारी चीज़ें डायरेक्ट जिनका उपयोग करते हैं उनको वो जो है कंजप्टिव वैल्यू कहलाती है। नाउ प्रोडक्टिव वैल्यू, जो आप इससे जो है कई तरह के प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप जो है इससे जो है आप जैसे कि आप लकड़ी से पेपर बना सकते हैं, है ना? एग्रीकल्चर गुड से जो है आप कुछ और प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप जो है गेहूं से आप ब्रेड वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। गेहूं से आप जो है आप आटा मैदा वगैरह बना सकते हैं। आप औषधि बना सकते हैं। तो ये सारे जो हैं प्रोडक्टिव वैल्यू आपको दर्शाती है, राइट? और कुछ जो है हमारे जो है आस्था से जुड़े हुए चीज़ें हैं जिनको सोशल वैल्यू कह सकते हैं, कि सोशली यूजफुल, जैसे कि नीम, तुलसी वगैरह जो है हमारे आस्था से जुड़े हुए हैं। पीपल के, बरगद के पेड़ जो हैं हमारे आस्था से जुड़े हुए हैं, इनकी सामाजिक मूल्य भी होती हैं, राइट? एथिकल वैल्यू जो है आप देख सकते हैं कि एथिकल वैल्यू होता है कि हर प्रजाति को जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कुछ समुदाय ऐसे भी होते हैं कि वो हर चीज़ को जो है महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बिश्नोई समाज का दे सकते हैं कि वो अपने जैव विविधता को भी अपने संतान के रूप में देखते हैं। आप वहाँ पे जाते हैं तो उनको जो है आप देखते हैं पेड़ों की उतनी कटाई नहीं होती, हिरणों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितने कि बच्चों को, राइट? तो ये जो है एथिकल वैल्यू है, कहीं कई जगह पे हर प्रजाति को जो है इक्वल वैल्यू दिया जाता है। एस्थेटिक वैल्यू मतलब सौंदर्य का वैल्यू जो है, एस्थेटिक वैल्यू जो है हर जो है आपके जैव विविधता का देखा जा सकता है। जैव विविधता का जो है परिभ्रमण में जो है आपके पर्यटन में जो है, फोटोग्राफी में जो है, आपके बर्ड वॉचिंग एक्सेट्रा में जो है इस्तेमाल किया जाता है। आप जो है घूमने के लिए जो है वन प्रदेशों में जाते हैं तो ये एस्थेटिक वैल्यू है। और कई बार जो है हम ऑप्शनल वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं। कई चीज़ों को हम जो है ऑप्शनल आज आज नहीं कल जो है हम इसका उपयोग कर पाएँ, अगर हम विकल्प के रूप में रखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एन ऑप्शनल वैल्यू। नाउ एग्जाम्पल्स, बायोडाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स हम देखें तो वो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। आपके देखो साइंटिफिक का जो उदाहरण दे सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक रूप से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, पानी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्रिएशन जो है पर्यटन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस्कृतिक रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, राइट? सो आपके जो है इसी तरह से जो है इकोसिस्टम सर्विस के लिए जो है प्रोविजनिंग, यानी प्रदाता के रूप में जो है फूड, फाइबर, फ्यूल, मेडिसिन जो है ये प्रदाता है। सपोर्टिंग मतलब ये हो गया सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, प्राइमरी प्रोडक्शन, सॉइल इरोजन कंट्रोल जो है ये आपके सपोर्टिंग गुणधर्म में आ गए हैं। रेगुलेटिंग में क्लाइमेट रेगुलेशन, सॉइल वाटर क्वालिटी मेंटेनेंस, पोल्यूशन कंट्रोल एक्सेट्रा जो है आपके रेगुलेटिंग में आ गए। कल्चरल में जो है स्पिरिचुअल, रिलीजियस, रिक्रिएशन, ये सब सारी चीज़ें आ गए हैं। तो यू कैन थिंक अबाउट बायोडाइवर्सिटी विच कैन बी यूज फॉर इकोनॉमिक वैल्यू, ecological or life support. You can see on the left side it is used in tourism, also cultural values, scientific research, all sort of biodiversity use is possible, right? You can think about ecosystem services which are being provided by biodiversity itself. You can think about provisioning service which is like food, fuel, fiber, and those medicines they are providing service supporting that, like nutrient cycling, primary production, soil erosion control. So all these are supporting us, right? Regulating, climate regulation, soil and water quality, all these are regulating
aspect of biodiversity. And then cultural also, you can think about spiritual, cultural and religious aesthetic values. All these are cultural values. So biodiversity has so many different values which are there. Now, coming to next slide is ex situ conservation. Ex situ conservation means you are talking about conservation which is you can conserve uh, outside its natural habitat, right? You can conserve biodiversity which is there in the park itself. Have you, I think most of you have visited some park. There are certain botanical gardens around, right? So botanical gardens are way of protecting the biodiversity, and there are gene banks also, and there are cryopreservation. Zoological park, we have a national park, zoological park, Nehru Zoological Park, Alipur Zoological. I have given the examples, right? Botanical garden, Indian Botanical Garden. You can say Kew Botanical Garden. Also, not only in India but also they are present outside. Gene banks, National Bureau of Plant Genetic Resource and National Bureau of Animal Genetic Resource, right? They are storing the genes of these particular organisms which are threatened inside their natural habitat, and we have to protect them. There is no way we can protect in their natural habitat. We resort to the ex situ conservation. Also, we can conserve in deep freeze or cryopreservation, right? So cryopreservation, we can store the semen of particular organism which is there, eggs of particular organisms. Also, we can store the seeds which at the lower temperature, right? So these are outside preservation. बाह्य संरक्षण जो है वह संरक्षण है जो कि प्राकृतिक पर्यावास के बाहर होता है. देखिए, आप उदाहरण के लिए जूलॉजिकल पार्क जो है आपके जो है चिड़ियाघर वगैरह, आप जो है इसमें आ सकते हैं. चिड़ियाघर जो है आपके कानन पेंडारी यहाँ पे सामने है आपके, और जो है राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क हैं और नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैं. जो चिड़ियाघर भी हमारे प्रजाति के संरक्षण करने में सहायक होते हैं. आपके वनस्पति उद्यान भी जो है ये आपके संरक्षण में सहायता होते हैं, जैसे कि भारतीय वनस्पति उद्यान जो है, लॉयड बॉटनिकल गार्डन जो है, ये सारे जो है आपके वनस्पति संरक्षण के लिए जो है बाहर जो है इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा जीन बैंक्स जो है इस्तेमाल किया जाता है. नेशनल एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के जीन बैंक्स है ना. तो अलग अलग जीन बैंक्स के नाम दिए हैं. और प्रशीतन में भी जो है पौधों एनिमल्स के, आप देखते होंगे एनिमल्स के सीमन वगैरह जो है स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में. जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडे में जो है आपके सीड्स वगैरह स्टोर किया जाता है. तो ये फैसिलिटी जो है अलग अलग संस्थानों के पास है जिनका नाम हमने दिया है. नाउ इन सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन जो है आपके प्राकृतिक पर्यावास के अंदर है. प्राकृतिक पर्यावास के अंदर जो संरक्षण होता है दैट इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन. जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सीक्रेट ग्रुप्स है, ये सारे जो है इन सिटू कंजर्वेशन के उदाहरण हैं. इन सिटू कंजर्वेशन जो है जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सारे जो हैं आपके राष्ट्रीय अभयारण्य के उदाहरण हैं, राइट. ये जो है वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय अभयारण्य है, जैवमंडल अभयारण्य है. तो ये सारे जो है प्राकृतिक आवास में स्टोर, इनको जो है आपके प्रजातियों को बचाने की परिकल्पना है, और इसको जो है यहाँ प्राकृतिक पर्यावास में बचाया जा सकता है. इसके अलावा जो है सीक्रेट ग्रुप में भी जो है प्रजातियों को बचाया जाता है, कि जैसे कि कई जगह मानते हैं हम लोग बड़ा देव है, वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, वहाँ प्रजातियों का संरक्षण अच्छे से होता है, हर प्रजाति की संरक्षण की जाती है. इसी तरह खासी और जैंतिया हिल्स में भी सीक्रेट ग्रुप्स हैं, राइट. माफलोंग सीक्रेट ग्रुप है. तो इस तरह की जो है परिकल्पना जो है वहाँ के पर्यावास के अंदर ही संरक्षण करने की जो है प्रकल्प है. So in situ conservation is talking about basically the conservation effort which is done inside a you can say original habitat of particular location, right. You can think about wildlife sanctuaries which are there.
You can think about national park or biosphere reserve or sacred group. So wildlife sanctuaries, they will have protection. I have given you the list of wildlife sanctuaries which are there. National parks, right? We have Kanha National Park close by here. Then we have biosphere reserve. Achanak Amarkantak Biosphere Reserve is nearby our place. And we have sacred groups, right? So sacred groups are also used to conserve our biological diversity. So so in situ ex situ conservation, I told you. Now, lastly, I thank you all. And biodiversity is our most valuable asset, but we appreciate it as very least appreciated resource. So this is given by Edward O. Wilson. Biodiversity is most valuable but least appreciated resource. So all of us should appreciate our biodiversity and strive to maintain it, because we are also part of nature and we should protect our nature.